हेलो एवरीवन, आर्यन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज जीत आपकी नज़रिए का महत्व चैप्टर 1 पेज 2 से डेविड और गोलियत की एक कथा है हम सुनाने जा रहे हैं। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हम कामयाबी को कैसे देखते हैं यह हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी निगेटिव सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। संस्थाओं के लिए नज़रिए का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि लोग संस्थाओं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरे के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशन के आला अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज़ बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज़ को बदलना चाहेंगे? सबका एक ही जवाब था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नज़रिया बदलना चाहेंगे। नज़रिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार होंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उनसे जुड़े लोगों से होती है। पूंजी या औजार से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मानव संसाधन ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। TQP, सारी खूबियों वाले लोग, टोटल क्वालिटी पीपल। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उनकी बुनियाद सही ना हो, और वह सही बुनियाद TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिए वाले लोग होते हैं। मुझे गलत न समझें, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने वाले को प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान सच्ची न हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, न कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों में पेश आने वाले लोगों को प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखें, अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाती हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उसने कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों को तनख्वाह या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता,
उन्हें भावना, नजरिए और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या फिर उस काम को करना नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है, या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 7% भाग वजन जमीन के अंदर है। इससे जाहिर है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया, संपूर्णतावादी नज़रिया, ए होलिस्टिक अप्रोच। मैं संपूर्णतावादी नज़रिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियाँ हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियाँ हमारे पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियाँ न केवल हमारे परिवार बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं। निजी, पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नज़रिए को तय करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर एटीट्यूड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे ख़ास तौर से ये 3 चीज़ें तय करती हैं। माहौल पहला, तजर्बा दूसरा, शिक्षा तीसरा। इन्हें हम नज़रिए के ES कहते हैं। अब इन तीनों पर नज़र डालते हैं। माहौल, इन्वायरमेंट। माहौल में ये चीज़ें शामिल होती हैं: घर, अच्छा या बुरा असर; स्कूल, साथियों का दबाव; काम, मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइज़र; मीडिया, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में; सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं; सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तरजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से सेल्स क्लर्क तक को बिना मददगार, दोस्ताना और खुश मिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वालों को रुखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं। जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी को भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब, कल्चर कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ कानून न होना ही कानून बन जाता हो, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये बुक अच्छी लगी हो
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।